नमस्कार। अमृतुल क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में होने वाली एक बड़ी भर्ती जूनियर असिस्टेंट 5500 प्लस पदों पर यह भर्ती है। इसका एग्ज़ाम मई में होने की प्रबल संभावना है। उसी को देखते हुए हम लोग हिंदी का रिवीजन कर रहे हैं अपने क्लास नोट्स के माध्यम से। पिछली वीडियो में हमने पत्र लेखन, संक्षेपण एवं पल्लवन को विस्तृत रूप में उसे हम लोग समझे हैं। इस वीडियो में हम हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह, टॉपिक है हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह, इसको दो भाग में देखेंगे। एक भाग में हिंदी वर्णमाला, दूसरे भाग में विराम चिन्ह। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग हिंदी वर्णमाला के जो जिस्ट है, जो जिस बिंदु से प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम में, उसका रिवीजन हम लोग करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्वर, सबसे पहले स्वर के बारे में जानेंगे। तो स्वर के बारे में क्या जानना है कि इनकी संख्या कितनी होती है? 11। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। और मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 10। अब आप कहेंगे कि स्वर ही तो मात्राएं हैं, फिर इनकी संख्या 11 और मात्राओं की संख्या 10 क्यों होती है? क्योंकि अ जो है, अ शब्द अक्षर का कोई प्रतीक चिन्ह नहीं होता है, इसलिए मात्राओं की संख्या होती है 10। स्वरों के भेद कितने होते हैं? 3। जैसा कि आप जानते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। तो स्वर के भेद कितने होते हैं? 3। अगला पॉइंट है, यहाँ पे देखिए ये वाला पॉइंट, ई, बड़ी ई और री स्त्रीलिंग वर्ण है। एग्जाम के दृष्टि से यह नोट्स बनाया गया है, उसी को ध्यान में रख के आप लोग पढ़िए कि ई, बड़ी ई और री कैसे वर्ण हैं? स्त्रीलिंग वर्ण है। स्वर विशेष, अब स्वर के बारे में कुछ विशेष बातें कि मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के, तथा अगर पूछे आपसे कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति में प्लूत को नहीं गिना जाता है, लेकिन मात्रा के आधार पर प्लूत को गिना जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। हर्ष स्वर, मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के, उसमें पहला है हर्ष स्वर। यह एक मात्रिक स्वर होता है। कैसा होता है? एक मात्रिक स्वर। इसमें अ, ई, उ, री, अ, ई, उ, री हर्षों में आ गए। दीर्घ स्वर में क्या क्या आ जाएगा? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ, औ। इन्हें कहा जाता है द्विमात्रिक, अर्थात जहाँ 2 मात्रा की आवश्यकता है उसे दीर्घ स्वर, जहाँ 1 मात्रा की आवश्यकता वहाँ हर्ष स्वर। अ, ई, उ, री हर्ष स्वर, आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ, औ ये दीर्घ स्वर है। और अयोगवाह कौन से हैं? एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में से अयोगवाह हैं। तो अंग और अह, अंग और अह ये क्या है? अयोगवाह हैं। और देखिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखिए कि क्या लिखा है? अंग अवर्ण से पहले आता है। एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि अंग शब्दकोश में इस अ के बाद आता है या पहले, तो अवर्ण से पहले आता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। आगत स्वर, आगत स्वर किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पे है, ये भी एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में आगत स्वर क्या है। तो आ के ऊपर जो चंद्र बिंदी में से केवल चंद्र का आकार बनता है, इसे आगत स्वर कहते हैं। जीभ प्रयोग के आधार पर स्वर, अब देखिए अब तक तो हम लोग मात्रा के आधार पर देखे, उत्पत्ति के आधार पर देखे, अब देखेंगे जीभ प्रयोग के आधार पर स्वर के कितने भाग होते हैं। ये भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अग्रभाग, मतलब हमारे जीभ को हम लोग 3 भाग में बांट देते हैं। जीभ को 3 भाग में बांट देते हैं। एक अग्रभाग हो गया, मध्य भाग हो गया, पश्च भाग हो गया। अब इसमें जो शब्द अग्रभाग से बोले जाते हैं, एक मध्य भाग से बोला जाता है, और कुछ शब्द, कुछ अक्षर पश्च भाग से बोले जाते हैं। अग्रभाग से कौन कौन से बोले जाते हैं? देखिए यहाँ पे उनकी लिस्ट दी गई है। ई, बड़ी ई, ए, ई, बड़ी ई, ए, ये अग्रभाग से बोले जाते हैं। मध्य भाग से केवल एक अक्षर बोला जाता है, स्वर अक्षर अ। मध्य भाग से कितने बोले जाते हैं? अ। और पश्च भाग से आ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, ओ, औ। अब ई, बड़ी ई, ए को अग्रभाग से, अ को मध्य भाग से, और पश्च भाग में आ जाता है बड़ा आ, बड़ा ऊ, ओ, औ। ये हो गया प्रयोग के आधार पर, जीव प्रयोग के आधार पर स्वरों के प्रकार। आइए आगे बढ़ते हैं। मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर स्वर के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। मुखाकृति के आधार पर स्वर के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, विभृत स्वर, अर्ध विभृत स्वर। तो समृद्ध स्वर में कौन कौन से आ जाएंगे? ई, बड़ी ई, उ, बड़ा ऊ। अर्ध समृद्ध में कौन कौन से आ जाएंगे? ए, ओ। अर्ध समृद्ध में ए, ओ। तीसरा है विपरीत, विपरीत में आ जाएगा आ। विपरीत मतलब होता है खुला हुआ, समृद्ध मतलब होता है बंद, अर्थात ऐसे स्वर जिनको बोलने में मुख ज़्यादा खुलता नहीं, लगभग बंद ही रहता है, उन्हें समृद्ध स्वर, जैसे ई, उ, मुंह को बिना खोले भी से हम लोग बोल सकते हैं। बिना खोले का मतलब कि मतलब पूरा नहीं खोला।
अर्ध समृद्ध जिसमें मुख थोड़ा बंद रहता है थोड़ा खुला, जैसे ए ओ। विपरीत मतलब पूरी तरह से खुला, आ। अर्ध विपरीत मतलब आधा खुला, अ ए औ। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो जीभ के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर सब लोग हम लोग देख लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। ओष्ठ के प्रयोग के आधार पर मुखाकृति देखे, जीभ देखे, अब ओठ के आधार पर देखेंगे। एक होता है वृत्तमुखी कि मुख कितना वृत्तनुमा, होठ हमारे दोनों घूम रहे हैं। एक होता है अवृत्तमुखी या अर्धवृत्तमुखी। तो वृत्तमुखी में उ, बड़ा उ, ओ औ। वृत्तमुखी में उ ओ औ। और दूसरा है अवृत्तमुखी या अर्धवृत्तमुखी, इसमें अ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, ए ऐ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे स्वरों का उच्चारण स्थान कि किस स्वर को अपने मुख के अंतर्गत किस स्थान से बोला जाता है। कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, कंठ तालव्य, कंठोष्ठ। 6 प्रकार हैं। अब देखिए कंठ से किसे किसे बोलते हैं, अ आ अ अ आ अ, इसे बोलते हैं कंठ से। तालु से ई, बड़ी ई। मूर्धा को री से। ओष्ठ से क्या बोलते हैं, ऊ और बड़े ऊ को। ओष्ठ से ऊ और बड़ा ऊ। कंठ तालव्य ए ऐ। कंठोष्ठ ओ औ। ये हो गए उच्चारण स्थान। देखिए यहाँ पे एक बॉक्स बना के कुछ लिखा है, दंत का प्रयोग स्वर के लिए नहीं किया जाता है। मतलब किसी भी स्वर का उच्चारण दंत स्थान से नहीं किया जाता है। देख भी लीजिए, कंठ है, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, कंठ तालव्य, कंठोष्ठ, लेकिन कहीं पे भी दंत नहीं है। सभी स्वर कैसे होते हैं, सघोष होते हैं, और सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। तो सभी स्वर स्वघोष, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। हम आगे जानेंगे क्या होता है सघोष और क्या होता है अल्प प्राण। अब देखिए व्यंजन वर्ण की बात करेंगे। अब तक हम लोग स्वर की बात कर रहे थे, अब किसकी बात करेंगे, व्यंजन वर्ण की बात करेंगे। मूल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, 33। मूल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, 33। मूल व्यंजन वर्णों की संख्या है 33। कितनी है, 3 ये मूल व्यंजन वर्णों की संख्या है। व्यंजन 3 प्रकार का होता है। व्यंजन के प्रकार कितने हैं, 3 प्रकार। स्पर्श व्यंजन जो 5 वर्ग हैं, क च त ट प। ठीक। व्यंजन वर्ग 3 प्रकार के, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या रलवर, उष्म व्यंजन, स स ह। तो व्यंजन का प्रकार कितना है, 3 प्रकार। स्पर्श व्यंजन, इन्हें देखिए स्पर्श व्यंजन, इन्हें वर्गीय उदित व्यंजन कहते हैं। वर्गीय या उदित व्यंजन कहते हैं। वर्गीय क्यों कहते हैं, क्योंकि यह क से प वर्ग तक के सभी 25 व्यंजन इनके अंतर्गत आते हैं स्पर्श व्यंजन में। ओके, 25 यह हो गया। और अंतस्थ व्यंजन 4 और उष्मी व्यंजन 4। तो 4 4 8 और 25 ए स्पर्शी, टोटल मिला के कितने हो गए, 33। यही होते हैं मूल व्यंजन। स्पर्श व्यंजन इन्हें वर्गीय या उदित व्यंजन कहते हैं। दूसरा पॉइंट, इसमें क से प वर्ग तक के सभी 25 व्यंजन इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम देखेंगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में य र ल व, य र ल व अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। य तथा व को अर्ध स्वर कहते हैं। यदि सवाल पूछे कि अर्ध स्वर किसे कहते हैं, य तथा व को अर्ध स्वर कहते हैं। दूसरा पॉइंट, र अक्षर को या र व्यंजन को लुंठित व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, र को लुंठित व्यंजन कहते हैं। तथा प्रकंपित या वर्ष से भी कहते हैं, वर्ष, ये र को कहते हैं वर्ष व्यंजन। तो र को लुंठित व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन, वर्ष व्यंजन। ठीक है। और ल कैसा है, र को तो लुंठित व्यंजन कह दी, और ल क्या है, यह पार्श्विक व्यंजन है। यदि सवाल पूछे कि लुंठित व्यंजन कौन सा है, तो र है। पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, ल है। अब देखिए यहाँ पे कुछ लिखा है, झ और भ को अमानक वर्ण कहते हैं। ये मानक के अंतर्गत कौन कौन से नहीं आते हैं, झ और भ। ठीक, आगे बढ़िए। एक बेहतर रिवीजन आप लोगों का हो रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो कैसी लग रही है, इसमें क्या सुधार किया जाए। बाकी ये पूरा फुल कंटेंट है, यह बनाया गया हैंड रिटन नोट्स है, इसलिए थोड़ा सा सुंदर कम दिखे लेकिन क्वालिटी में भरपूर है। देखिए वर्ण विशेष च छ ज झ वर्णों को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। पहला पॉइंट क्या है, च छ ज झ वर्णों को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। आगे बढ़िए। ड और ढ को द्विगुण, उच्छिप्त या ताड़नजात वर्ण कहते हैं, क्योंकि ये दूसरी भाषा फारसी से आए हैं। कौन कौन से, ड मतलब अड़ और ढ द्विगुण, उच्छिप्त या ताड़नजात वर्ण कहते हैं, क्योंकि ये दूसरी भाषा फारसी से आए हैं। पंचमाक्षर
और पंचमाक्षर मतलब जितने वर्गीय व्यंजन उनके पाँचवें, जैसे क ख ग घ अंगा च छ ज झ इया ट ठ ड ढ आड़ा त थ द ध न प प ब म, यानी अंगा, आड़ा, इया, न, म, इन्हें पंचमाक्षर कहते हैं। और पंचमाक्षर को क्या कहते हैं? नासिक के वर्ण कहते हैं, क्योंकि इन्हें नाक के माध्यम से, नासिका के माध्यम से बोला जाता है, इसीलिए इन्हें नासिक के वर्ण कहते हैं। अगला पॉइंट देखिए, ह को उष्म संघर्षी, काकल्य वर्ण, सघोष वर्ण आदि नामों से जानते हैं। और र को लुंठित व्यंजन, र को, ल को पार्श्विक व्यंजन और ह को काकल्य वर्ण, सघोष वर्ण, उष्म संघर्षी आदि नामों से जाना जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस क्रम में। संयुक्त व्यंजन बराबर इससे, मतलब ये जो चारों पॉइंट है ना, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं कि संयुक्त व्यंजन दे देगा कि छ को किन दो व्यंजनों के माध्यम से छ बनता है, किसके माध्यम से त्र बनता है, किसके माध्यम से स्र बनता है। आइए इसे देख लीजिए। छ बनेगा क और स से, खटकोण स से। त्र बनेगा त और र से, तो जानी जाएंगे त और र। ज्ञा बनेगा ज और यहाँ से, और स्र बनेगा स और र से। तो देख लीजिए यहाँ पे स है, इसका यहाँ आधा आ गया है और ये र इसके नीचे आ गया है, और छ क थ और स से बनता है। आगत व्यंजन अर्थात आया हुआ, आगत व्यंजन अर्थात आया हुआ, ज तथा फ क्या है? आगत व्यंजन है। और आगत स्वर क्या है? तो आगत स्वर है ए, ये आगत स्वर है और आगत व्यंजन है ज तथा फ। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। मूल व्यंजनों की संख्या है 33 और हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, जो इस प्रकार हैं। स्वर हैं 11, अयोगवाह 2 हैं, व्यंजन है 33, द्विगुण हैं 2, संयुक्त व्यंजन है 4। टोटल मिला कितने हो गए? 52, 52। अब उच्चारण स्थान देख लीजिए सबका। क्या? उच्चारण स्थान। एक मिनट देखिए, उच्चारण स्थान अ आ, अ आ और क वर्ग के सभी व्यंजन तथा विसर्ग और ह, मतलब अ आ, क वर्ग और विसर्ग तथा ह, इन सभी का उच्चारण किससे होता है? कंठ से। अकूह, बोलिए अकूह विसर्जनीयानाम कंठा, अकूह विसर्जनीयानाम कंठा, मतलब अ आ, कु माने क वर्ग, ह यानी ह और विसर्ग, ये सब किसी से बोले जाते हैं? कंठ से। इचु ऐसा नाम तालु, इचु ऐसा नाम तालु, यानी ई, बड़ी ई, च वर्ग, यशा नाम यानी यह और बड़ा स, इनको किससे बोला जाता है? तालु से। इचु ऐसा नाम तालु। ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा यानी री, र, खटकोण स और ट वर्ग को किससे बोला जाता है? मूर्धा से। इस सूत्र हैं अकह अकूह विसर्जनीय नाम कंठा, इचु यशा नाम तालु, ऋतु रसाणाम मूर्धा। त वर्ग और स तथा ल को किससे बोला जाता है? दंत से। त वर्ग, स छोटा स और ल को बोला जाता है दंत से। उ, बड़ा उ और प वर्ग को बोला जाता है ओष्ठ से। उ, बड़ा उ, प वर्ग को बोला जाता है ओष्ठ से तथा व को बोला जाता है दंतोष्ठ से। व को बोला जाता है दंतोष्ठ से। प्राण वायु के आधार पर व्यंजन, प्राण वायु के आधार पर व्यंजन के प्रकार अल्प प्राण, महाप्राण। अब अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है, इसे भी देख लीजिए। अल्प प्राण, उच्चारण में अल्प वायु निकले, मतलब जब हम कोई शब्द अक्षर बोल रहे हैं उसमें कम वायु निकल रही है तो अल्प प्राण। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण। अंतस्थ व्यंजन यानी य, र, ल, व तथा सभी स्वर। प्रत्येक वर्ग का पहला अर्थात क, पहला, तीसरा यानी ग, पांचवा यानी अंगा। इसी तरह प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा य, र, ल, व तथा सभी स्वर क्या है? अल्प प्राण। महाप्राण क्या है? वायु अधिक मात्रा में जहाँ निकलती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, जैसे ख, घ, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा स, स, ह, स, स, ह यानी उसमें व्यंजन सभी किस में आ जाते हैं? महाप्राण में। स्वर तंत्र में कंपन के आधार पर अघोष या सघोष या घोष, मतलब एक होता है अघोष और दूसरा होता है सघोष या घोष। अब देखिए अघोष क्या होता है? अघोष, अ मतलब नकार देता है, मतलब जहाँ न शब्द की उत्पत्ति हो जाए, जैसे घोष न हो, कोई कंपन नहीं हो। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा यानी क, ख, च, छ, ट, ठ ऐसे तथा स, स तथा स, तीनों स अघोष हो जाते हैं। ठीक है, और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा। ठीक। सघोष व्यंजन, सभी स्वर सघोष में क्या आ जाते हैं? जैसे अल्प प्राण में सभी स्वर आ जाएंगे, वैसे यहाँ सघोष में सभी स्वर तथा य, र, ल, व और ह भी आ जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ह इसके साथ नहीं गया, ह सघोष के साथ गया। प्रत्येक वर्ग का तीसरा यानी क, ख के बाद जो बचेगा ग, घ, अंगा,
च छ के बाद जो बचेगा ज झ इया, ट ठ के बाद जो बचेगा ड ड आड़ा। ऐसे सघोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा सभी स्वर य र ल व ह। संयुक्ताक्षरों का उच्चारण 3 प्रकार से होता है। अब हम लोग संयुक्ताक्षर देखेंगे। तो संयुक्त अक्षर कितने हैं? संयुक्त ध्वनियाँ, संपृक्त ध्वनियाँ, युग्मक ध्वनियाँ या द्वित्व व्यंजन क्या होता है, आइए इसे देखते हैं। संयुक्त ध्वनि, दो या अधिक ध्वनियाँ संयुक्त होकर एक ही स्वर के माध्यम से लिखी जाए, जैसे प्राण, घ्राण, ट्रक, ड्राइवर। दो या दो से अधिक ध्वनियाँ संयुक्त होकर एक ही स्वर में लिखी जाए। संपृक्त ध्वनि, जब एक ध्वनि दो व्यंजनों के लिए कार्य करे, जैसे संबल में म, स तथा ब के लिए, इसे बोलते हैं संपृक्त। जैसे संबल, स के म जो है स के लिए भी आ रहा है और उधर ब के लिए भी आ रहा है। कंबल, बंदर। ठीक। युग्मक ध्वनि, जब किसी एक ध्वनि का द्वित्व हो जाए, जैसे प्रसन्नता, दिल्ली, कुत्ता, दिक्कत। जब किसी एक ध्वनि का द्वित्व हो जाए, मतलब एक ही शब्द दो बार, सॉरी एक ही अक्षर दो बार आ जाए, वहाँ पे द्वित्व ध्वनि, युग्मक ध्वनि हो जाती है। तो निश्चित रूप से पूरा वर्णमाला आपको रिवाइज हुआ होगा। मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।